हेलो फ्रेंड्स। और हम यहाँ पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी, लक्ष्मीकांत सर की बुक। और इसमें हमने फर्स्ट लेक्चर जो है उसमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मैंने पढ़ाया था। और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हमारा जो लास्ट जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था सांप्रदायिक अवार्ड। और हमें अब स्टार्ट करना है भारत शासन अधिनियम। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935। यहाँ आके हमारा फर्स्ट लेक्चर रुका था और हम अब सेकंड लेक्चर में भारत शासन अधिनियम 1935 पढ़ेंगे। ठीक, भारत शासन अधिनियम 1935। सबसे पहले ये देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम क्या है। पहले भारत शासन, ठीक है, अधिनियम 1919 आया, जिसे मार्टिन चेम्सफोर्ड सुधार कहा गया। और उसके बाद आया भारत शासन अधिनियम। अब ये कहाँ से आया? सबसे पहले वो चीज, ठीक है, इसका जो फॉर्मेशन हुआ वो कहाँ से हुआ, सबसे पहले वो समझते हैं। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 हम यहाँ पे देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935। देखो, सबसे पहले हमारे यहाँ आया साइमन आयोग। क्या आया? साइमन आयोग। अब वो भेजा गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कि भैया आप भारत जाके आओ। कुछ अधिकारियों को भेजा और उसमें सभी लोग जो थे, 7 लोग आए थे। और 7 लोग साइमन जो सर साइमन की अध्यक्षता में 7 लोग भारत आए। और भारत आके उन्होंने क्या किया? उन्होंने भारत में रिसर्च किया। उन्होंने भारत में देखा कि भैया कुछ सुधार की जरूरत है या नहीं है। तो उसके बाद साइमन आयोग, भैया इसका विरोध भी हुआ भारत में, क्योंकि इसमें जो सातों के सातों लोग थे ना, वो सभी ब्रिटिशर्स थे। उनमें कोई भी एक भी इंडियन नहीं था। अब ठीक इतना समझ में आया। अब साइमन आयोग ने क्या किया? यहां से रिपोर्ट तैयार की। यहां से एक रिपोर्ट तैयार की और उस रिपोर्ट को ले जाके ब्रिटिश संसद को सौंपी। ब्रिटिश संसद को सौंपी, ठीक है, ब्रिटिश संसद को सौंपी। ठीक, तो वो ब्रिटिश संसद को सौंपी। अब उसके बाद ब्रिटिश संसद को वो रिपोर्ट सौंपी और ब्रिटिश संसद ने क्या किया? 3 गोलमेज सम्मेलन करवाए। ठीक है, गोलमेज मतलब भैया वो लोग ऐसे बैठते थे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ। तो इन्हीं को गोलमेज सम्मेलन कहा गया। चाय पे चर्चा जैसे कि, तो वो गोलमेज सम्मेलन, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। और वहां से कुछ सुधारों के बाद फिर एक रिपोर्ट बनी और उस रिपोर्ट के बिहाव पे भैया आपका क्या आया? भारत शासन अधिनियम 1935। तो ये इसकी पृष्ठभूमि थी। 1935 जो हमारे यहाँ भारत शासन अधिनियम 1935 का जो अधिनियम आया, वो की पृष्ठभूमि मैंने अभी बताई आपको। ठीक, अब यहाँ से चलते हैं हम आगे कि भारत शासन अधिनियम में था क्या, क्या चीज थी, क्या चीज नहीं थी, वो सब देखते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम था भारत के लिए। ठीक, तो सबसे पहले यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। ठीक, उसके बाद यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज, अभी तक जितने भी कानून, अधिनियम, एक्ट वगैरह आए उसमें सबसे लंबा और सबसे विस्तृत दस्तावेज जो था वो था भारत शासन अधिनियम 1935, जिसमें 321 धाराएं थी। ठीक है, 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। ठीक, तो 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां इसमें थी। ये इसकी मूल विशेषता है। ठीक है, भारत शासन अधिनियम की, कि इसमें कितनी धाराएं थी? तो कि 321 धाराएं थी। और कितनी अनुसूचियां थी? 10 अनुसूचियां थी।
इतना काम हो गया। उसके बाद इसकी विशेषताएं देखते हैं। कुछ विशेषताएं हैं इसकी जो देखते हैं हम। देखो, अखिल भारतीय संघ की स्थापना, ठीक, अखिल भारतीय संघ की स्थापना के लिए भैया अधिनियम में कहा गया। उसके बाद इसमें राज्य भी आ गया, रियासतों को एक इकाई की तरह माना। और अधिनियम में केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियां, ये संघीय नहीं है, संघीय है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ये संघीय है, संघीय नहीं है, ठीक। तो ये सबसे पहली सूची वही का वही जो हमारे संविधान में जो तीनों सूचियां है ना, जो संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, और एक सूची है अवशिष्ट वाली सूची। इन तीनों सूचियों को कहां से लिया गया? इन तीनों सूचियों को लिया गया भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक। इन तीनों सूचियों का निजात कहां से हुआ? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से इनका निजात हुआ, ठीक। ये समझ आया। उसके बाद तो ये संघीय सूची थी नंबर 1, जिसमें कितने 59 सब्जेक्ट्स थे, मतलब 59 विषय इसमें थे। राज्य सूची में 54 विषय थे। और आपकी जो दोनों सूचियां थी, जो समवर्ती सूची जो थी वो उसमें 36 विषय थे। अब देखो, केंद्र संघीय सूची में जो भी विषय थे उन पर कानून कौन बना सकता है? तो सर केंद्र बना सकता है, ठीक। उसके बाद राज्य सूची में भैया जो भी विषय हैं उस पे कानून राज्य बना सकती है। और जो समवर्ती सूची है, जो समवर्ती सूची है उस पर कानून राज्य भी बना सकती है तो केंद्र भी बना सकती है। पर जो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून जो है वो सर्वोपरि होगा, वो सबसे पहले मान्य होगा, ठीक। उसके बाद आपका देखिए शक्तियों का बंटवारा करे, ये विषय के आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया गया भैया। और अवशिष्ट सूची जो है वो किसको दे दी गई? वो वायसराय को दे दी गई। वायसराय मतलब केंद्र को दे दी गई, ठीक। भैया ये संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में आई ही नहीं। क्यों नहीं आई? क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। ये पिछले वीडियो में मैंने बताया कि संघीय व्यवस्था जो है 1935 की, वो कभी अस्तित्व में आई ही नहीं। क्यों नहीं आई? क्योंकि देशी रियासतों ने उसके लिए मना कर दिया, ठीक। इतना समझ आया आप? इसने प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था समाप्त कर दी, ठीक है। जो द्वैत शासन व्यवस्था थी ना, जो हस्तांतरित विषय और वो सारी चीज जो है वो इस अधिनियम ने समाप्त कर दी और प्रांतीय स्वायत्तता का यहां से शुभारंभ हुआ। भाई इस पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए संघ से रिगार्डिंग, भारत शासन अधिनियम से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आ सकता है और वो यहीं से स्टेटमेंट उठा के दे सकता है, ठीक है। आपको अगर ये पूरा का पूरा विजुअलाइज होता है, भारत शासन अधिनियम 1935 अगर दिमाग में बैठता है, भैया यहाँ से प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ हुआ, ये सब चीजें, तो आप क्वेश्चन को एक भी अगर क्लू मिल जाए तो आप एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक। तो उसके बाद राज्यों को अपने दायरे में रहकर स्वायत्त तरीके से 3 पृथक क्षेत्रों में शासन का अधिकार दिया गया। इसके अतिरिक्त अधिनियम ने राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की, ठीक। उसके बाद ये जो राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक था, ठीक है। और यह व्यवस्था 1900 जो आपकी 37 में शुरू की गई और 1939 में इसे समाप्त कर दिया। अब ये जो समाप्त हो गई ना, ये वाली, ठीक है, जो नहीं लागू हुई उस पे क्वेश्चन नहीं आता है। जो चीजें भारत में ली गई ना उस पे क्वेश्चन आता है। और इसने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली का आरंभ किया, कैसे कि संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त कर दिया इन्होंने।
तो राज्य में तो द्वैत शासन समाप्त हो गया और केंद्र में द्वैत शासन आ गया, और ये भी लागू नहीं हुआ, मतलब ये भी कुछ काम का नहीं है। तो ये पढ़ना है, दिमाग में लेना है बस, बाकी और कुछ नहीं। इसने 11 राज्यों में 6 में द्विसदनी व्यवस्था प्रारंभ की। वही वही विधान परिषद और विधानसभा, जिसका मैं पिछले लेक्चर में भी जिक्र कर चुका हूं कि विधानसभा प्लस विधान परिषद, ये दो जो है ना, ये द्विसदनी व्यवस्था, जो राज्यों में द्विसदनी व्यवस्था चलती है ना, वो है विधान परिषद प्लस विधानसभा, और एक सदनी व्यवस्था अगर चलती है तो वहां होती है विधानसभा। ठीक, तो बंगाल में, बंबई में, मद्रास में, बिहार में, संयुक्त प्रांत में और असम में इन्होंने द्विसदनी व्यवस्था, 11 राज्यों में द्विसदनी व्यवस्था, और 11 राज्यों में से 6 राज्यों में द्विसदनी व्यवस्था चालू की, और 10% जनसंख्या को जनसंख्या को मत देने का अधिकार। ठीक है, तो संपत्ति के ऊपर, धन के ऊपर, वो सारी चीज उसमें मत देने का अधिकार जो है, उसके ऊपर नहीं जाना अपने को कि वो मत देने का अधिकार 10%, तो 10% लोग कौन थे, कैसे वो मत देने के अधिकार में आए, वो उस पर नहीं जाना। ठीक है, सबसे पहले इसमें दो चीजें मेरे को इम्पोर्टेंट लगती है, और वो आपको भी भाई देख लेनी चाहिए। तो वो कौन है कि भैया इसमें सबसे पहले भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की। इसमें सबसे पहले भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की। इसके लिए मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए क्या किया इन्होंने, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कर दी। ठीक, उसके बाद इसमें संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की, प्रांतीय लोक सेवा के आयोग की स्थापना की, और ये दोनों लोक सेवा आयोग की स्थापना की। उसके बाद अगर दो राज्य में एक लोक सेवा आयोग है तो वो संयुक्त लोक सेवा आयोग की भी स्थापना के लिए इस अधिनियम में बोला गया। ठीक, तो इतना काम हुआ। संघीय न्यायालय की स्थापना, ठीक है, 1937 में हुई संघीय न्यायालय की स्थापना। ठीक है, तो ये सारी चीजें में कौन कौन क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो सबसे मेन चीज बता दूं मैं कि आपको ये आंकड़े भी याद रखने की जरूरत नहीं। ठीक है, आपको ये आंकड़े देखो, मैं यहाँ से कुछ ये सब चीजें हटाता हूँ। ये चीजें हटा देता हूँ, जो आपका नोट्स अगर आपको बनाना है तो वो चीजें बताता हूँ मैं। ठीक, नोट्स कैसे बनाना है इसके, भैया भारत शासन अधिनियम में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीज़ हमें रिकॉल करने के लिए लिख लेनी चाहिए, वो सब चीज़ें हम देखते हैं। देखो इसमें आप इधर आ जाओ थोड़े से। देखो यहाँ पे सबसे मेन चीज़ क्या है, तो सबसे मेन चीज़ है आपकी, सबसे पहले भैया यहीं से संघ का कॉन्सेप्ट आया, यहीं से आया संघ का कॉन्सेप्ट। ठीक, एक चीज हो गई। दूसरी चीज, संघ हालांकि वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देसी रियासतों ने इस संघ में आने से मना कर दिया, देसी रियासतों ने, तो वो इम्प्लीमेंटेशन हुआ ही नहीं वहां पे उसका। पर फिर भी भाई संघ का जो कॉन्सेप्ट था, वही संघ एक, उसके बाद राज्य, ठीक है, और ये दोनों मिलके काम करेंगे। तो इसके लिए सूचियां बनाई उन्होंने, कौन कौन सी, तो एक संघीय सूची बनाई, एक राज्य सूची बनाई, और एक समवर्ती सूची बनाई, और जो भी बाकी और कुछ बच गया और नया कुछ आया है तो उसके लिए वो अवशिष्ट सूची बनाई उन्होंने। ठीक, इतना काम हुआ। अब आप संघीय सूची हो गई, उसके बाद आया आपका कि भैया 1935 में इस अधिनियम के तहत आरबीआई का गठन भी हुआ। ठीक है, तो आरबीआई एक्ट भाई पारित हुआ 1933 में। आरबीआई का कॉन्सेप्ट जो है वो भी 1935 से ही आया। उसके बाद संघीय न्यायालय। ठीक,
उसके बाद सर यहाँ से आया लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग कौन कौन से आयोग बने? लोक सेवा आयोग बने, राज्य सेवा आयोग बना, राज्य सेवा आयोग बना। और राज्य सेवा आयोग में अगर दो राज्यों का एक आयोग है तो यहाँ संयुक्त सेवा आयोग, संयुक्त सेवा आयोग। ठीक, तो ये हो गए आपके सॉरी आयोग। ठीक, इतना काम हुआ। ठीक, तो ये 3-4 चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है जो आपको लिख लेनी चाहिए। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, बाकी जो कुछ आया था और वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ठीक, अब देखते हैं आगे। अब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भैया भारत अब स्वतंत्र हो गया कब? 1947 में। इसमें क्या क्या चीजें थी? इसमें भैया 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो क्लेमेंट एटली थे, है ना, ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाए। अब 30 जून 1947 को। ठीक, अब इसके बाद सत्ता उत्तरदायी जो भारतीय नेता थे उनके हाथों में होगी। इस घोषणा पर मुस्लिम लीग में आंदोलन किया, मुस्लिम लीग ने, और भारत के विभाजन की बात कही। और 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बना गया संविधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करते। उसी दिन 3 जून को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की। कब पेश की ये विभाजन की योजना? 3 जून 1947। अब जिसे माउंट बेटन योजना कहा गया, और इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकारा और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनकर लागू हुआ। ठीक, उसके बाद ये सारी चीजें भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो ये देखो, मैं सबसे पहले बता दूं आपको मोटी मोटी चीजें कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लागू हुआ तो उस टाइम पे वायसराय थे माउंट बेटन, और इन्होंने 2 डोमिनियन स्टेट बनाए। कौन से स्टेट बनाए? दो। एक बनाया पाकिस्तान, एक बनाया भारत। और 1947 का जो स्वतंत्रता अधिनियम था उसमें लिखा गया कि जो जिसमें शामिल होना चाहता है उसमें शामिल हो जाए। ठीक है, उसके बाद हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल आए और उन्होंने एकीकरण का काम किया। ठीक, तो इतना ही पढ़ना है पॉलिटी के अंदर इसमें। बाकी हम सेकंड चैप्टर, जो दूसरा चैप्टर है, संविधान का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, संविधान के निर्माण में भैया सबसे पहले मांग किसने की, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, उसके बाद संविधान सभा की कार्य प्रणाली जो है, जो कौन कौन सी समितियां थी, उद्देश्य प्रस्ताव क्या था। ठीक, उद्देश्य प्रस्ताव क्या था। उसके बाद आप देखो तो उसके बाद संविधान सभा की जो समितियां थी, तो बड़ी समितियां, छोटी समितियां, ये सारी चीज आप यहाँ पढ़ोगे। ठीक है, उसके बाद प्रारूप समिति, इसमें सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति क्या थी? ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे, संविधान का प्रवर्तन कैसे हुआ, कि संविधान भैया अस्तित्व में कैसे आया। ठीक, उसके बाद संविधान जो है वो कांग्रेस की वही विशेषज्ञ समिति क्या थी। ठीक है, संविधान की आलोचना जो है वो किन किन मुद्दों पर आलोचना हुई है संविधान की, कि भैया इन इन मुद्दों पर आलोचना हुई है। उसके बाद संविधान का हिंदी में पाठ, ठीक, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक, तो ये सारी चीज मोटा मोटी देख ली हमने, ये सब चीजें पढ़नी है आपको इसमें संविधान के निर्माण में। ठीक, बहुत छोटा चैप्टर है, कोई समस्या नहीं है। सबसे पहले देखो, संविधान की मांग सबसे पहले एक वामपंथी नेता एम एन रॉय
ठीक है, उन्होंने संविधान सभा की या संविधान की मांग की। ठीक है, किसने? एम.एन. रॉय ने 1934 में। ठीक, 1935 में क्या हुआ फिर? 1935 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग। ठीक, उसके बाद 1938 आया और 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा, इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक, इतना काम हो गया। उसके बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा कब स्वीकार लिया गया? 1940 में, और इसी को अगस्त प्रस्ताव बोला गया। इसी को अगस्त प्रस्ताव बोला गया। फिर क्रिप्स प्रस्ताव आया, मुस्लिम लीग ने अस्वीकार किया क्रिप्स प्रस्ताव को, और फिर आया कैबिनेट मिशन। तो ये थोड़ा सा आप इसका क्रम याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपका जो, मान के चलो क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कि सबसे पहले क्या हुआ था, तो सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव, फिर क्रिप्स, और फिर कैबिनेट। ठीक, तो ये एक क्रम पूछ लेता है यूपीएससी, ठीक है, तो इसका क्रम याद रखना जरूरी है। ठीक, तो जब ब्रिटिश सरकार ने स्वीकारा उसे हम अगस्त प्रस्ताव बोल लेते हैं, अगस्त प्रस्ताव बोलते हैं। और अगस्त प्रस्ताव आया कब? 1940 में। फिर क्रिप्स मिशन आया, और क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार किया। उसके बाद आया कैबिनेट मिशन, ठीक है, उसमें विभाजन की बात नहीं थी कैबिनेट मिशन में, फिर भी मुस्लिम लीग ने स्वीकारा इसको, ठीक है, मुस्लिम लीग संतुष्ट थी। फिर संविधान सभा का गठन हुआ, और उसके बाद मुस्लिम लीग ने आंदोलन करने चालू, ठीक, तो ये संविधान सभा का गठन हुआ यहाँ पे। तो संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, इसकी विशेषताएं देखते हैं। इस संविधान सभा में कितने सदस्य, किन किन क्षेत्रों से आते थे, वो सारी चीजें, ठीक। तो मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन, यहाँ पे संविधान सभा का गठन हो गया कब? नवंबर 1946 में। और किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन योजना द्वारा। यहां से संविधान सभा का गठन हो गया। ठीक, अब चलते हैं आगे। कुल सदस्य कितने थे? तो सर 389 सदस्य थे, 389 सीट्स थी, ठीक है। ये सीट्स संविधान सभा में, या ये सदस्य संविधान सभा में मनोनीत, वो चुनाव के द्वारा, मनोनयन के द्वारा, इनके द्वारा यहाँ आने थे, ठीक। क्योंकि हमारी जो संविधान सभा थी, वो कुछ तो चुनाव के द्वारा उसमें सदस्य चुने गए, और कुछ सदस्य राजाओं के द्वारा, जो देसी रियासतें थी ना, वहां से राजाओं द्वारा मनोनीत करके भेजे थे। तो हमारी जो संविधान सभा थी वो दोनों प्रकार की थी, मनोनीत सदस्य भी थे उसमें, और चयनित सदस्य भी थे जो चुनाव द्वारा आए हुए थे। ठीक, इतना काम समझ आया आपको? कुल सदस्य संख्या थी 389, 389 सदस्य टोटल थे। और उसमें ब्रिटिश भारत को कितने मिले? ब्रिटिश भारत जो था उसमें 296 सदस्य थे, जो 11 गवर्नर प्रांतों से, 292 सीटें आनी थी यहाँ पे, ठीक है। कहाँ से? 11 गवर्नर के प्रांतों से, और 4 जो थी वो मुख्य आयुक्त में से 4 सीटें आनी थी, एक एक आयुक्त से एक एक सीट्स आनी थी, और देसी रियासतों से आपकी 93 सीटें। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव
प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था और एकल संक्रमणी मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व के तरीके से मतदान किया जाना था। ये प्रक्रिया हम आगे समझेंगे। ये प्रक्रिया कहाँ पे आएगी? ये प्रक्रिया राष्ट्रपति के चुनाव के टाइम पे ये प्रक्रिया आएगी, उस वक्त इसको अच्छे से समझा जाएगा। ठीक है, कि संक्रमणीय मत, एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व होता क्या है, उस समय हम समझेंगे इसको। ठीक, उसके बाद देखते हैं, आगे चलते हैं कि यहाँ पे जो आपको देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन जो है वो रियासतों के प्रमुख जो राजा थे उनके द्वारा किया गया था। तो उनके द्वारा चयन करके इनको भेजा था। ठीक है, वहां से मनोनीत करके आए थे। अतः ये स्पष्ट था कि संविधान सभा जो है वो आंशिक रूप से क्या थी, चुनी हुई थी, और आंशिक रूप से नामांकित निकाय था। और ये आलोचना में भी है, ये ही आलोचना है कि भैया हमारी जो पूर्ण चुनी हुई संविधान सभा नहीं थी, ये आलोचना की है लोगों ने। ठीक है, कि पूर्ण चुनी हुई संविधान सभा नहीं थी। ठीक, उसके बाद सदस्य का चुनाव अप्रत्यक्ष, जो सदस्य थे उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा, प्रांत में जो राज्य की व्यवस्थापिका है उनके सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से भैया यही चुनाव कर लिया गया। जैसे हमारी विधानसभा है ना, तो हमारी विधानसभा में विधायकों के द्वारा ही चुनाव कर लिया गया और एक व्यक्ति को केंद्र में भेज दिया गया। उस टाइप से काम हुआ कि वहां की जो प्रांतीय व्यवस्थापिका थी उनके सदस्यों द्वारा वही चुन लिया गया अप्रत्यक्ष तौर पर और संविधान सभा में भेज दिया गया, जिनका चुनाव एक सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुए। ठीक, तो इतना काम आपको पता करना भी नहीं है। ठीक है, और ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित सीटें तो ये 19, ठीक है, ये सारी चीज आप पढ़ ही लोगे, आराम से पढ़ लें इनको। ठीक है, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यद्यपि संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मताधिकार के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ था, तथापि इसमें प्रत्येक समुदाय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को जगह मिली। इनमें महिलाएं भी शामिल थी। और महात्मा गांधी, एक ऐसा अपवाद है कि वहां जितनी भी जो उस समय की जो बड़ी बड़ी हस्तियां थी वो वहां सब मौजूद थी। ठीक है, संविधान सभा में जितनी भी बड़ी बड़ी हस्तियां थी सब मौजूद थी। उस वक्त जितनी भी बड़ी बड़ी हस्तियां थी सब वहां पे मौजूद थी। केवल किसके अलावा? केवल महात्मा गांधी के अलावा। ठीक है, महात्मा गांधी ही नहीं थे संविधान सभा, बाकी सब जितनी भी बड़ी बड़ी हस्तियां थी सब वहां मौजूद थी। तो संविधान सभा की कार्यप्रणाली, ये संविधान सभा की कार्यप्रणाली कि संविधान सभा ने कैसे संविधान बनाने का कार्य किया, वो सब यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई कि 9 दिसंबर 1946। अब मुस्लिम लीग ने इस बैठक से बहिष्कार किया और पाकिस्तान की मांग की। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाए गए। अध्यक्ष कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी रूप से। बाद में स्थायी अध्यक्ष कौन बना? तो वो बने राजेंद्र प्रसाद, और वही पहले राष्ट्रपति बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी तौर पे अध्यक्ष बने। अस्थायी तौर पे अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी तौर पे अध्यक्ष बने राजेंद्र प्रसाद, और यही हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक, उसके बाद उपाध्यक्ष, तो 2 उपाध्यक्ष थे, एक डॉक्टर एच. मुखर्जी और बीटी कृष्णामाचारी, ये 2 उपाध्यक्ष थे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया। ठीक है, नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया, और इसमें एक ही चीज अभी देखने की जरूरत है कि यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु
गणराज्य की घोषणा करती है। और यही चीज एक क्वेश्चन में पूछी गई है, वो क्वेश्चन भी बता देता हूं मैं। यही चीज एक क्वेश्चन में पूछी गई है और वो क्वेश्चन भी मैं बता देता हूं। ये देखो आप, ये 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी, इसी पे क्वेश्चन पूछ रखा है ये। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, 3 शब्द है और 3 शब्द का जो मतलब है वो यहाँ पे अलग अलग है। एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, कि भैया हमारी खेती, हमारा जो देश है, उस पर निर्णय हम खुद ले सकते हैं अब। ठीक है, हमने जो सरकार बिठाई है ना, वो खुद निर्णय लेगी। तो हमारी जो सरकार है वो अब खुद निर्णय ले सकती है, वो खुद अब निर्णय ले सकती है। इसी को बोला गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, कि जितने भी निर्णय हैं वो हम किसी पे आश्रित नहीं हैं, हम खुद निर्णय ले सकते हैं, तो उसको बोलते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। भी जो भी तंत्र तैयार होगा, जो भी तंत्र तैयार होगा, वो तंत्र तैयार होगा। ठीक है, जैसे कि हमारी संसद है, तो संसद में राष्ट्रपति है, लोकसभा है, ठीक है, राज्यसभा है, जो हमारी विधानसभाएं हैं, सब जितना भी तंत्र तैयार होगा वो लोगों के द्वारा होगा। सॉरी, वो लोगों के द्वारा होगा और वो चुनाव के द्वारा लोग वोट करेंगे, उसके बाद पूरा का पूरा तंत्र तैयार होगा और उसी को बोला गया लोगों के द्वारा जो तैयार किया हुआ तंत्र है, उसको हम लोकतंत्रात्मक बोलते हैं। ऐसा देश होगा हमारा कि जहां पर जो राजनीतिक तंत्र होगा, जो विधान बनाने वाले हैं, जो कानून बनाने वाले हैं, वो सभी चुनेंगे यहाँ के लोग। तो क्या होगा, वो लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार होगी और लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार जब होगी तो उस सरकार को, उस देश को क्या बोलते हैं, लोकतंत्रात्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोकतंत्रात्मक। उसके द्वारा जो हमारे यहाँ जो राजा होगा, वो राजा हम एक अप्रत्यक्ष तौर पे, हमारे यहाँ कौन चुनता है, हमारे यहाँ सांसद है। ठीक है, जो चुने हुए सांसद हैं, मनोनीत नहीं, चुने हुए सांसद, चुने हुए विधानसभा के विधायक। ठीक है, जो भी चुन के आया है वो सभी यहाँ के राष्ट्रपति का चुनाव होता है और वो चुनाव में भाग लेता है और एक राष्ट्रपति को चुनता है। ठीक है, और हमारे यहाँ जो राजा होगा वो गणतंत्रात्मक होगा, गणराज्य होगा हमारा, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहलाएगा। ठीक है, और यही वास्तविक संवैधानिक स्थिति थी भारत की, कब, 26 जनवरी 1950 को। ठीक, ये आया समझ में। ये पंथ निरपेक्ष शब्द बाद में आया। संवैधानिक जो समाजवादी है ये बाद में आया। ठीक है, ये सब बाद में आए। तो उस समय क्या था, उस समय ये तीनों शब्द जो थे, ये तीनों शब्द आया समझ में आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। ठीक है, यहाँ से पूछा गया है। ठीक, संविधान सभा की कार्यप्रणाली, तो यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य की घोषणा करती है। ठीक है, उसके बाद इस प्रस्ताव को 26 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने सभा की स्थिति में निम्न 3 परिवर्तन किए। क्या क्या परिवर्तन किए वो देखते हैं। ठीक है, कि भैया संविधान, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने सभा की स्थिति में 3 परिवर्तन क्या क्या किए। इस सभा को पूरी तरह संप्रभु निकाय बनाया उसने। सबसे पहले तो स्वतंत्रता अधिनियम ने क्या किया, सभा को पूरी तरह से संप्रभु बनाया, संप्रभु निकाय कि खुद के निर्णय वो खुद ले सकती है, कोई भी समस्या आए तो उस पर निर्णय वो खुद ले सकती है, वे उसको बोलते हैं संप्रभु। ठीक है, स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती है, निर्णय ले सकती है। इस अधिनियम सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने
तथा बदलने का अधिकार दे दिया। ठीक है, इस जो ये कानून था, जो स्वतंत्रता अधिनियम था, इसने क्या किया, ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में जो भी कानून बनाए गए थे उन सबको हम समाप्त कर सकते हैं। जो हमारी संविधान सभा है वो समाप्त कर सकती है, उनको बदल सकती है, नया संविधान बना सकती है, सब कुछ कर सकती है। ठीक, एक तो ये कि भैया सबसे मेन चीज संप्रभु, एक ही शब्द याद रखना आपको, संप्रभु में सब कुछ आ जाता है। ठीक है, संप्रभु में कि संप्रभु निकाय, इतना आप डाल लोगे ना शॉर्ट नोट में तो भी सब कुछ आ जाएगा उसमें। ठीक है, अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझ रखा है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, तो यहाँ पे दो चीजें आई, एक आई संविधान सभा, एक आई संविधान सभा, और एक है भैया संविधान सभा, और एक है विधायिका। विधान बनाने का काम भी चल रहा था और संविधान बनाने का काम भी चल रहा था। ठीक है, और दोनों ही काम एक ही सभा कर रही थी। एक ही सभा दो काम कर रही थी, संविधान भी बना रही थी और वहां पे जो आज जो उस वक्त का तत्कालीन भारत था, तत्कालीन भारत था, उनके लिए जो उस वक्त विधान बनाने थे, जो उस वक्त कानून बनाने थे, वो भी वहां पे चर्चाएं चल रही थी। तो वो दोनों ही चीजें एक ही सभा संभाल रही थी। ठीक है, तो दो काम कर रही थी एक ही सभा, एक संविधान सभा और एक विधायिका का। अब संविधान सभा के रूप में जब काम करती अगर, ठीक है, वो समिति, वो जो उनका समूह अगर संविधान सभा के रूप में काम करता तो उस समय अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसकी अध्यक्षता करते। उस जो ग्रुप की अध्यक्षता कौन करता, उन संविधान सभा के रूप में अगर काम करना था तो उसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद करते, और विधायिका के रूप में अगर काम करती तो उसकी अध्यक्षता करते जीवी मालवंकर। जीवी मालवंकर किसकी अध्यक्षता करते, जब वो विधायिका के रूप में कार्य करते। ठीक, उसके बाद संविधान सभा 26 जनवरी से 1949 तक इन दोनों रूपों में कार्य करती रही। इस समय तक संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो चुका। कब पूरा हो चुका, सॉरी फॉर दैट, 26 जनवरी 1950 को हमारा जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 26 जनवरी 1950, और उससे पहले ही लागू हो गया था हमारा आधा संविधान, आधे से ऊपर का संविधान। तो कब लागू हुआ, 26 जनवरी, सॉरी 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। कब लागू हुआ, 26 नवंबर 1949। ठीक, तो यहां तक क्या हुआ, यहां तक संविधान सभा का कार्य और संविधान बनाने का कार्य पूरा हो चुका। मुस्लिम लोग, मुस्लिम लीग है ये, है ना, मुस्लिम लीग के सदस्य, ठीक है, भारतीय संविधान से अलग हो गए। ठीक है, पाकिस्तान में शामिल हो चुके क्षेत्रों से संबंध है ये। तो मुस्लिम लीग के जो सदस्य है वो भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए, जिसकी वजह से 1946 में माउंटबेटन योजना के तहत तय की गई सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, 389 सीट की बजाय अब कितनी सीट बची, जब पाकिस्तान अलग हो गया तो 299 सीट बची। कितनी, 299 सीट्स तक ही रह गई। ठीक है, ठीक, तो पहले 389 सीटें थी, अब 299 सीटें रह गई। तो भारतीय प्रांतों, औपचारिक रूप से ब्रिटिश प्रांत की संख्या 226 से 229 रह गई, और देशी रियासतों की 93 से 70 कर दी गई। और 31 दिसंबर 1947 को राज्यवार सदस्यता को तालिका संख्या में 24 में प्रस्तुत किया गया। ठीक, तो ये काम आपको समझ में आया, ये काम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ कोई भी डेटा, कोई भी डेट इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। यहाँ पे केवल इम्पोर्टेंट है तो वो है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट के ऊपर आपकी यूपीएससी जो है वो निकलेगी। आपकी जो यूपीएससी है
वो फैक्चुअल डेटा के ऊपर नहीं निकलती है। ठीक है, आपको आपके कॉन्सेप्ट कंप्लीट होंगे, ठीक है, तो ही आप यूपीएससी में बैठने लायक हो, तो ही आप यूपीएससी प्री निकालने लायक हो। और प्री तभी निकलेगी जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी। ठीक, उसके बाद यहाँ पे सारी चीज दे रखी है आपको कि अन्य क्या कार्य क्या क्या थे। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया 22 जुलाई को, जो 24 जनवरी, 24 जनवरी और 24 जनवरी। ठीक है, ये 3 कार्य थे। 24 जनवरी, 24 जनवरी, 24 जनवरी क्या क्या थे? एक राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, और जो हमारे पहले राष्ट्रपति के रूप में जिनको चुना गया था वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। वो भी 24 जनवरी 1950 को चुन लिए गए थे। ठीक है, और 11 माह, नहीं 2 साल 11 माह और 18 दिनों में हमारा संविधान जो है वो कंप्लीट हुआ। और कुल कितनी बैठकें हुई बड़ी बड़ी? वो हुई 11 बैठकें। ठीक है, 11 बैठकें हुई। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। और 26 जनवरी 1950 को ये आपके गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया। और गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी 1950 को मनाया गया। और ठीक, तो ये हुआ आपका, ये भैया संविधान यहाँ पे कंप्लीट बन के तैयार होके लागू तक हो गया। ठीक, अब संविधान सभा की कौन कौन सी समितियां थी? तो यहाँ पे ये 8 बड़ी समितियां थी और अन्य छोटी थी। ठीक, तो ये पढ़ने लायक है, याद रखने लायक है, ये लर्न करने लायक है कि आप याद रखो। प्रारूप समिति सबसे भैया मेन जो आपकी समिति थी, ठीक है, वो प्रारूप समिति थी। और उसके जो अध्यक्ष थे वो अंबेडकर साहब थे। कि प्रारूप कैसे बनाया जाए, संविधान का प्रारूप बनाने के लिए एक समिति थी और उसके अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर। ठीक है, अंबेडकर साहब का बहुत बड़ा योगदान है संविधान को बनाने। ठीक है, उसके बाद संघ शक्ति की समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक, उसके बाद प्रांतीय संविधान समिति, इनको एकीकरण का महाजनक, इनको एकीकरण का जनक बोला गया साहब सबसे पहले तो। ठीक है, कि ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे जिन्होंने पूरे भारत को एक किया। ठीक है, उसके बाद ये छोटी समितियां, और छोटी समितियों के बाद प्रारूप समिति। ये प्रारूप समिति, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जिसमें सबसे पहले संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति। और इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। और यह वह समिति थी जिसे नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसमें कितने सदस्य थे? तो इसमें 7 सदस्य थे। और 7 सदस्य कौन कौन से थे? सबसे पहले तो B.R. अम्बेडकर साहब अध्यक्ष थे। गोपाल स्वामी अयंकर ये सदस्य, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर K.M. मुंशी, ठीक है, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और N. माधव राव। ठीक है, ये सभी जो सातों, T.T. कृष्णमाचारी, ये सभी सातों सदस्य थे इसके प्रारूप समिति। उसके बाद संविधान का प्रवर्तन। ठीक, तो संविधान का प्रवर्तन कब हुआ? तो ये भैया आपका 26 नवंबर 1949 को। और नागरिकता, चुनाव, तदर्थ संसद, अस्थायी व परिवर्तनशील नियम, ये सभी उस वक्त ही लागू हो गए थे। इसका मतलब ये कि 5, 6, 7, 8, 9, ये कौन से अनुच्छेद है? ये अनुच्छेद है नागरिकता वाले। कौन से अनुच्छेद है? नागरिकता। ठीक है, नागरिकता। ठीक है, और ये लागू हो गए। उसके बाद 324 चुनाव आयोग का भैया अनुच्छेद है। ये चुनाव आयोग का अनुच्छेद है। ठीक है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन। तो ये सभी चीजें यहाँ पे लागू हो गई। ठीक, ये सभी चीजें, ये सभी अनुच्छेद यहाँ पे लागू हो गए। ये सभी अनुच्छेद लागू हो गए यहाँ पे। ठीक है, कब? 26 नवंबर 1949 को। ठीक,
संविधान के शेष प्रावधान 26 जनवरी 1949 को लागू हुए और ये 26 जनवरी 1950 को। बाकी जो बचे थे वो जब गणतंत्र दिवस मनाया गया, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को, उस वक्त लागू हो गए। ठीक। और ऐतिहासिक महत्व क्या है 26 जनवरी वाला, कि 1930 में जो आपका उसी वक्त भारत ने स्वतंत्रता दिवस मना लिया था। ठीक है, कब? 1930 में, 26 जनवरी 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित हुए संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था उस दिन। ठीक है, और उसी वक्त रावी नदी के किनारे झंडा भी फहराया गया। ठीक। अब देखते हैं कि कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति, तो जब विधानसभा के लिए चुनाव हो रहे थे तो 1946 को कांग्रेस पार्टी जो है वो संविधान सभा के मसौदे के तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया और उसे बोला गया कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति। उसके बाद संविधान सभा की आलोचना, तो क्या क्या आलोचनाएं हुई, तो यह प्रतिनिधि निकाय नहीं था। ठीक है, उसके बाद संप्रभुता का अभाव, समय की बर्बादी, कांग्रेस का प्रभुत्व, आलोचकों का आरोप, ये कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, आप कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, केवल आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और आगे आपका चैप्टर नंबर 3 संविधान की प्रमुख विशेषताएं। तो आपको यहाँ पे ऐसा कुछ खास है नहीं, वैसे संविधान का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है, तो इसमें मोटा मोटी आप संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, ठीक, वो सबसे मेन चीज। उसके बाद संविधान सभा की मांग कब रखी गई थी, तो आप एम.एन. रॉय वामपंथी नेता। उसके बाद संविधान सभा की कार्यप्रणाली, तो कार्यप्रणाली भैया पहले उद्देश्य प्रस्ताव आया, उसके बाद सारी चीजें हुई, उसके बाद भैया आपका जो अन्य कार्य है कौन कौन कब कब अपनाया गया, तो राष्ट्रीय ध्वज वगैरह, ये सारी चीजें आप, और संविधान सभा की जो समितियां थी वो कौन कौन सी समितियां थी, ठीक है, और उन समितियों के क्या कार्य थे वो भी इसमें ही दे रखा है कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष तो के सरदार पटेल, ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर, वो सारी चीज आपको दे रखी है। ऐसा कोई खास नहीं है, इसके शॉर्ट नोट बना के आप खुद इससे आराम से रिवाइज कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ मैंने ये चैप्टर कंप्लीट करवाया। ठीक, उसके बाद अगला चैप्टर अब हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे और वो चैप्टर होगा आपका संविधान की प्रमुख विशेषताएं। उसमें भी ऐसा कुछ खास नहीं है। ठीक है, 16-17 विशेषताएं दे रखी है कि सबसे लंबा लिखित संविधान, उसके बाद विभिन्न स्तरों से विहित है भैया, उसके बाद नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय, ठीक है, एकात्मता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, ठीक है, सरकार की संसदीय रूप, उसके बाद संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय कैसे, उसके बाद ये सारी चीज जो है मौलिक अधिकार, भैया ये सब हमारे संविधान की विशेषताएं हैं। ठीक है, कि हमारे संविधान किस रूप में एक विशेष संविधान बनता है। ठीक है, अन्य देशों से कैसे हमारा संविधान विशेष है, ठीक है, उसकी तुलनात्मक चीजें हमको संविधान की प्रमुख विशेषताओं में दे रखी है। तो हम ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।